Hello guys, welcome back to our channel. Today we are going to study class 11th microeconomics chapter number 2 consumer equilibrium. आज हम इस वीडियो के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. फर्स्ट वन क्या है? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन किस चीज का है? कंज्यूमर का. हु इज कंज्यूमर? अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तो हमें पता होना चाहिए कंज्यूमर क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो पहले हम पता लगाते हैं कंज्यूमर कौन होता है. अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, बाय करता है. किसके लिए? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. ठीक है. ही टेक्स डिसीजन विद रिगार्ड टू द काइंड ऑफ गुड्स टू बी परचेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज वांट्स. वो क्या है? एक डिसीजन लेता है कि उसको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए जिससे उसकी इच्छा पूरी हो सके, जिससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. ठीक है. कंज्यूमर जो होता है वो एक एंड यूजर होता है किसी भी प्रोडक्ट का. ठीक है. कंज्यूमर जो होता है वो एक एंड यूजर होता है किसी भी प्रोडक्ट का. अगर मार्केट से कंज्यूमर कोई भी, अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने कंज्यूम करने के लिए, तो आप क्या हो? उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर हो. ठीक है. व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट. इक्विलिब्रियम एक पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है बाय स्पेंडिंग हिज इनकम. उसकी इनकम को स्पेंड करने पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है. और जहां पर उस पॉइंट पर वो कंज्यूमर जो है ना ही तो एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहता है और ना ही घटाना चाहता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है. अभी दो मेन अप्रोचेस हैं जिससे हम पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे किसके लिए? जिससे हमें पता चला कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है. फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. अब कार्डिनल का क्या मतलब होता है? कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स. कार्डिनल का मतलब होता है नंबर्स. कार्डिनल डायरेक्टली रिलेटेड होता है नंबर से. कार्डिनल का सेकंड नेम क्या होता है? मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. ये एक एक नंबर के अंदर आ जाते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम किस और नाम से भी जानते हैं. ठीक है. सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच. ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के क्या क्या नाम है? और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सन एनालिसिस. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और हिक्सन एनालिसिस. अब कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को हम इन डेप्थ क्लियर कर लेते हैं. कार्डिनल का मैंने आपको मतलब बता दिया, कार्डिनल डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर. ठीक है. और अब यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी जो होता है वो किससे होता है? सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होता है. यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन. ठीक है. अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अंदर द कॉन्सेप्ट यूटिलिटी, जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो किस चीज के लिए यूज होता है? अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, उसको पाने के लिए हम यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं. ठीक है. यूटिलिटी तो है, इसको हम मेजर किस चीज में करते हैं? जैसे हम हाइट को सेंटीमीटर के अंदर मेजर करते हैं. ठीक है. वेट को केजी के अंदर मेजर करते हैं. तो यूटिलिटी को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? यूटिल्स के अंदर करते हैं. यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं. ठीक है. यूटिलिटी रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी. जो यूटिलिटी होती है वो क्या होती है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी होती है. ठीक है. मैंने आपको बताया यूटिलिटी जो होता है डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किसे? सेटिस्फेक्शन से कि कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक कमोडिटी को कंज्यूम करने पर. ठीक है. इट इज द सेटिस्फेक्शन एक्चुअली और एक्सपेक्टेड डिराइव्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी. इट इज द सेटिस्फेक्शन जो हमें एक्चुअली भी सेटिस्फेक्शन मिलता है और या फिर हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने पर इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा. ये दोनों को डिराइव करता है कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी. जो कमोडिटी को क्या करता है? ड्राइव करता है. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. जो यूटिलिटी है वो किसके ऊपर भी डिफर करती है? पर्सन टू पर्सन भी डिफर करती है. अगर हम कोई 10 रुपीज का पेन लेके आते हैं और तो वो सभी के लिए अलग अलग यूटिलिटी ड्राइव करेगा. मेरे लिए अगर मैं कहूं कि मैंने आपके 10 रुपीज का पेन खरीदा है तो मेरे को ये 10 यूटिल्स का
सेटिस्फेक्शन दे रहा है, लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप 10 रुपीज का पेन लेके आते हो और आपको जरूरी नहीं है कि वो 10 ही यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन डिराइव करे, आपको वो 5 यूनिट्स का भी सेटिस्फेक्शन डिराइव कर सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, प्लेस टू प्लेस भी वो करता है, डिफर करता है, और टाइम टू टाइम भी डिफर करता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने समर में विंटर की ड्रेसेस खरीदी हैं, तो वो क्या होगी, वो मेरे को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगी। क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं देगा? क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं करूंगा, मैं उसको विंटर में यूज करने के लिए वेट करूंगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। अगर हम विंटर की चीज को विंटर में खरीदेंगे तो हमें वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। सेटिस्फेक्शन किसके अंदर देगा? यूटिल्स के अंदर देगा, क्योंकि हम यूटिलिटी को किसके अंदर मेजर कर रहे हैं? यूटिल्स के अंदर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ टू मेजर यूटिलिटी। मैंने आपको बता दिया हाउ टू मेजर यूटिलिटी। हम किसके अंदर मेजर करते हैं यूटिलिटी को? यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं। यूटिल्स आर द imaginary and psychological units where are user used to measure satisfaction। ठीक है, मैं आपको बताया यूटिल्स जो है एक इमेजिनरी और साइकोलॉजिकल यूनिट्स होते हैं। ये एक्चुअली में वो नहीं करती हैं, ये एक्चुअली में नहीं होती हैं। ये हमें इसको मानकर चलना होता है कि हमें इतना सेटिस्फेक्शन मिला। हम अब ऐसा हम तो सेटिस्फेक्शन को बता ही नहीं सकते कि हमें कितने नंबर्स का सेटिस्फेक्शन मिला। हम ऐसे थोड़ी बता सकते कि मुझको 10 नंबर्स का सेटिस्फेक्शन मिला है ये प्रोडक्ट यूज करने से। तो हम इसको इमेजिनरी करते हैं, हम इसको इमेजिन करते हैं कि हमें इतने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है। ठीक है, obtained from consumption of certain quantity of commodity। हमें जो कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम करेंगे, हम उसको कैसे मेजर करेंगे? यूटिल्स के अंदर मेजर करेंगे, और हम बताएंगे कि हमें कितना यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला है इस कमोडिटी को यूज करने से। ठीक है, यूटिल्स कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी और प्राइस विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे। अभी हमने बताया यूटिल्स जो है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसका जो एक नया वर्जन आया, कैसा? यूटिल्स कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। हम उसको किसके अंदर भी मेजर कर सकते हैं? मनी के अंदर भी मेजर करते हैं। यूटिलिटी को हम किसके अंदर भी मेजर कर सकते हैं? मनी के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने 10 रुपीज का पेन खरीदा है, तो ये मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। लेकिन आप यूटिल्स को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है मनी के साथ, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मनी के साथ। अभी मैं आपको 10 रुपीज का पेन लेके आया हूं, जो मैं आपको बोलूं कि मेरे को ये 10 यूटिल्स का ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ठीक है, अगर मैं 800 रुपए का कोई प्रोडक्ट लेके आऊंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरे को 800 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड कर दिया है इन टर्म ऑफ मनी और प्राइस, उसके प्राइस से रिलेटेड। ठीक है, विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए उस प्राइस में। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके नेक्स्ट इज यूटिलिटी को किसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। हम ये तीनों टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल, मार्जिनल और एवरेज, ये आपको पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, हर एक चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगे, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। अभी हम इसके अंदर यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बात करें टोटल यूटिलिटी की। अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, हम यूटिलिटी की बात करें तो हम बात करें एवरेज यूटिलिटी की। अगर हम इधर कॉस्ट की बात कर रहे होते तो हम किस कॉस्ट की बात कर रहे होते? टोटल कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्ट की और एवरेज कॉस्ट की। ठीक है, तो ये पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर हमारे साथ ही रहेंगे, टोटल, मार्जिनल और एवरेज। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल का क्या मतलब है? ऑल। टोटल मींस ऑल, टोटल मींस ऑल। और मार्जिनल का क्या मतलब? मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। एडिशनल क्या? एडिशनल यूनिट, हमें जितने हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हम उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, एवरेज यूटिलिटी क्या होती है? एवरेज यूटिलिटी होती है पर यूनिट। एवरेज यूटिलिटी होती है पर यूनिट। अब एवरेज यूटिलिटी को हम कैसे निकालते हैं? एवरेज यूटिलिटी को हम निकालते हैं टोटल बाय में टोटल यूनिट्स। टोटल यूनिट्स तो हमारा क्या आ जाता है? एवरेज यूनिट आ जाता है। तो हम देख लेते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल सेटिस्फेक्शन है जो हमें कहां से कंज्यूम करने से पॉसिबल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें टोटल जो सेटिस्फेक्शन मिला है उसे हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी यहां पे देख लेते हैं, TUN इज इक्वल टू में U प्लस U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश 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 प्लस UN।
ये क्या है, टोटल यूटिलिटी नंबर है। ये एन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम, जो हमने यूनिट्स को कंज्यूम किया है। यूनिट्स क्या है, ये यू क्या है, इधर यूनिट्स है, यूनिट्स 1, यूनिट्स 2, यूनिट्स 3, हमें टोटल करना है इन सारी यूनिट्स का। हमें क्या निकल के आ जाएगा, हमारा टोटल यूटिलिटी निकल के आ जाएगा। TUN इज इक्वल टू में टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एन यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी, हमें जो गिवन कमोडिटी है उसका टोटल मींस टोटल यूटिलिटी। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। यू, अगर अब हम इनकी बात करें, यू 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 ये क्या है, यू 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 डैश यू इज इक्वल टू में यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट्स है ये उनकी बात हो रही है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट और एन नंबर तक जो यूनिट्स है उनकी बात हो रही है। यू मींस यूनिट्स, ठीक है, एन मींस इधर नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, जो हमने कंज्यूम करे, जितनी यूनिट्स हमें कंज्यूम की है उनको हम एन नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ठीक है, नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया एडिशनल यूनिट, आपको एडिशनल याद रखना, हम चाहे मार्जिनल कॉस्ट की बात करें या फिर मार्जिनल किसी भी मार्जिनल की बात करें तो हमें एडिशनल हमेशा याद रखना है, ये हमेशा हमारी पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर साथ रहेगा, एडिशनल वर्ड। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एडिशनल यूटिलिटी है जो डिराइव हुई है कहां से, कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी। गिवन कमोडिटी मींस जो कमोडिटी हमने कंज्यूम की है, हमें जितनी एडिशनल कमोडिटी को हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, जितना वन मोर यूनिट को हम कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमें उससे जो एडिशनल यूटिलिटी डिराइव हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एन इज इक्वल टू में TUN माइनस TUN-1। TUN-1 क्या है, इधर हम इसको आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझेंगे। ठीक है, MU इज इक्वल टू में चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय में चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, ये इसका सेकंड फॉर्मूला। हम इसको दो तरीकों से निकाल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस वन और सेकंड फॉर्मूला इज दिस वन। ठीक है, हम सेकंड फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी बाय में डेल्टा टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, इसको हम यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, हमें इसको देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर समझ लेते हैं अभी TU एंड MU को। हमें ये यूनिट्स दे दी गई हैं। आइसक्रीम कंज्यूम्ड, हमने कितने आइसक्रीम को कंज्यूम किया, 1 2 3 4 5 6, ये हमें यूनिट्स दे दी गई हैं और ये हमको मार्जिनल दे दिया। अब हमें मार्जिनल यूटिलिटी तो गिवन है, अब हमें टोटल यूटिलिटी बाय चांस हमें नहीं गिवन है, तो हम टोटल यूटिलिटी को कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 20 में। अगर हम 16 ऐड करेंगे तो कितना ड्राइव हो जाएगा, हमें कितना ड्राइव हो जाएगा, हमें हो जाएगा 36। अगर हम 20 के अंदर 16 ऐड करेंगे तो हमें हमारा आ जाएगा 36। लेकिन अगर हम 16 को अगर 10 से ऐड करेंगे तो हमारा 46 तो नहीं आ रहा है, तो 46 कैसे आएगा, मैंने आपको बताया टोटल का मींस ऑल, और ऑल यूनिट्स क्या है 1 2 3। अगर हमें इन 3 यूनिट्स का निकालना है, टोटल यूटिलिटी निकालना है, तो हमें इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो तीनों को ऐड करेंगे हम कैसे, 20 16 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 46 आ जाएगा। इसको इजी बनाने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, इसको इजी करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे 20 में 16 ऐड करें तो 36। अब 36 के अंदर हम 10 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 46। अब 46 के अंदर 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50। 50 के अंदर 0 ऐड कर दिया तो 50। 50 के अंदर -6 ऐड कर दिया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता, तो माइनस इसका क्या आ गया 44 आ गया। ठीक है, हमें टोटल यूटिलिटी निकालना आ गया है। अगर हमें टोटल यूटिलिटी गिवन है और हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल यूटिलिटी, हम इसके अंदर क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे इनको। अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इसको इसमें से माइनस कर, 36 में से 20 गया तो कितना आ गया हमारा 16 आ गया। ठीक है, अब 46 में से 36 गया तो कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है, हम ऐसे ही निकालते जाएंगे। ठीक है, अभी 46 में से नहीं, 36 में से हमारा 16 गया तो कितना आ गया, ठीक है, ऐसे ही हम निकालते जाएंगे। 50 में से 46 गया तो कितना हो गया 4 आ गया। 50 में से 50 गया तो कितना आ गया 0 आ गया। 44 में से 50 गया तो कितना आ गया -6 आ गया। हमें मार्जिनल यूटिलिटी भी निकालना आ गया और टोटल यूटिलिटी भी निकालना आ गया। मार्जिनल यूटिलिटी का मैंने क्या बताया था, एडिशनल है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल होता है। एडिशनल कैसे हो, आप एडिशनल का मतलब समझ लेते हैं। एडिशनल का मतलब है जो 20 के आगे जो 36 आ रहा है, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 16 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 16, मतलब 16 एडिशनल यूनिट्स यहाँ पर कंज्यूम हुई हैं तो हमारा 16 ये एडिशनल है। अब 36 के अंदर 46 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 10।
अब ये 10 क्या है, ये एडिशनल यूनिट्स हैं, ये एडिशनल यूनिट्स मींस यहाँ पे 10 आ गया, ये एडिशनल यूनिट। अब 50 के अंदर 46 का कितना डिफरेंस है, इसके अंदर भी डिफरेंस है 4 का, तो कितना ही 4 हमारी क्या आ गई है, एडिशनल यूनिट आ गई है। होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब समझ लेते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है, ठीक है। अब ये दो डायग्राम दे दिए हैं, इधर टीयू है टोटल यूटिलिटी और इधर नीचे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। इन दोनों का इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अभी आप देख लेते हैं, ये जो स्लोप है ये कैसा स्लोप है, अपवर्ड है, ठीक है। ये कैसा है, अपवर्ड, और ये कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड कौन सा स्लोपिंग होता है, अपवर्ड तो होता है ऐसा जो अपवर्ड, जो अप जा रहा है, और डाउनवर्ड कैसा होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर डाउनवर्ड होता है, ये जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। हम इसके अंदर 3 रिलेशनशिप्स की बात करें, हम इसके रिलेशनशिप्स की बात करें तो कैसे होते हैं, आप रिलेशनशिप लिख लीजिए। इसका फर्स्ट रिलेशन होता है इफ mu इज डाउनवर्ड्स, mu इज डिक्रीजिंग, अगर mu जो है डिक्रीजिंग हो रहा है, mu इज डिक्रीजिंग, तो tu क्या होगा, tu इज इंक्रीजिंग, tu इज इंक्रीजिंग। आपको लिखना है व्हेन mu इज डिक्रीजिंग tu इज इंक्रीजिंग, ठीक है। सेकंड इज व्हेन mu is at 0, mu is at 0, जब mu 0 पर है तो हमारा tu कितना है, tu is मैक्सिमम, tu is मैक्सिमम, तो tu हमारा क्या है, मैक्सिमम है। थर्ड इज व्हेन mu is नेगेटिव, व्हेन mu is नेगेटिव, अगर हमारा mu जब नेगेटिव पर है तो हमारा tu कैसा है, tu is डिक्रीजिंग, tu इज डिक्रीजिंग, या फिर इसको डिमिनिशिंग भी बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग के अलावा डिमिनिशिंग, ठीक है। व्हेन tu इज डिक्रीजिंग। अब देख लेते हैं इसके अंदर हम, अभी मैंने आपको तीनों रिलेशनशिप बता दिया। फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, mu इज डिक्रीजिंग, जब हमारा mu जो है डिक्रीज हो रहा है, जो घट रहा है, तो हमारा tu क्या है, tu हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है। सेकेंड इज व्हेन mu इज एट 0, जब mu हमारा 0 पर है, जब mu हमारा जो है 0 पर है तो क्या है, जब mu हमारा 0 पर है तो हमारा जो tu है वो क्या है, एट मैक्सिमम है, एट मैक्सिमम है। थर्ड क्या है, व्हेन mu इज नेगेटिव, जब mu नेगेटिव है, जब mu क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ गया है, 5 से नीचे जाते ही ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है, ये लिख रखा। व्हेन mu इज नेगेटिव tu इज डिक्रीजिंग, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट और ये यहां से घटना चालू हो गया है, तो ये क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग हो रहा है। होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम देख लेते हैं इसके आगे। अभी हाँ, ये मैक्सिमम जो पॉइंट होता है tu का, जो मैक्सिमम पॉइंट है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टी भी बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टी भी बोलते हैं, हम इसको आगे पढ़ लेंगे अभी, पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमने पढ़ा कि जो mu जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, जो हमारा mu है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता रहता है। mu देखो आप 20 से 16 गया, डिक्रीज हुआ, 16 से 10 गया, 10 से 4, 4 से 0, 0 से माइनसिंग, ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा होता है। तो ये डिक्रीज क्यों होता है, डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो क्योंकि यहाँ पर एक लॉ लगता है जिससे हमें पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हमेशा डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अभी देख लेते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या होता है, इसको हम डीएमयू भी बोलते हैं, क्या, डीएमयू भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी काफी मीनिंगफुल और सिंपल लॉ है। अगर हम एग्जांपल के उसमें देखें तो एग्जांपल की उससे देख लेते हैं हम, अगर हमारे पास एप्पल है, अगर हमें भूख लग गया, बहुत ज्यादा भूख लगे, तो हम फर्स्ट एप्पल जब कंज्यूम करते हैं तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा उस एप्पल से, हमें सेटिस्फेक्शन तो बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी और हमने डायरेक्टली एक एप्पल खा लिया है, तो हमारा सेटिस्फेक्शन बहुत ही हाई होगा। इसके अंदर सेटिस्फेक्शन देख सकते हैं, टेम्परेचर के ऊपर दिखाया हुआ है, ये सेटिस्फेक्शन क्या है, हाई है, काफी हाई है सेटिस्फेक्शन है। जब हम हमारा जो टमी है वो थोड़ा सा फुल हो गया है तो हम सेकंड एप्पल भी ईट कर लेते हैं, तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो इसको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, तो सेटिस्फेक्शन जो है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा क्योंकि हमने पहले ही एक एप्पल खा चुके हैं, अब सेकंड एप्पल खा रहे हैं तो हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो काफी थोड़ा सा लो हो गया। अब हम थर्ड एप्पल जब खाएंगे, थर्ड एप्पल हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा टमी बिल्कुल फुल हो गया, लेकिन हम जबरदस्ती खा लेते हैं तो हमारा क्या होगा,
हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो बिल्कुल जीरो चला जाएगा, जो हमारा सेटिस्फेक्शन होगा वो जीरो चला जाएगा, हमें उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना हम फर्स्ट एप्पल पे खा रहे थे, हमें सेटिस्फेक्शन क्या है, जीरो हो जाएगा। अगर हम फोर्थ एप्पल भी खा लेते हैं बाय चांस, अगर हम फोर्थ एप्पल भी कंज्यूम कर लेते हैं, किसी भी केस में कर लेते हैं, तो हमारा सेटिस्फेक्शन जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा, जो हमारा सेटिस्फेक्शन जो है नेगेटिव में चला जाता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बोलता है, ये लॉ कि हम जितना यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं, जितनी यूनिट्स को हम कंज्यूम करते जाते हैं कंटिन्यूअसली, हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारा डाउन होता जाता है, डाउन होता जाता है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जब हम ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं तो द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, जो हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं, हम जितनी कमोडिटी को कंज्यूम करते जा रहे हैं, जो सक्सेसफुली यूनिट्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो क्या है, गोज डाउनवर्ड डिक्रीजिंग, जो हमारा एमयू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हम कंटिन्यूअसली किसी भी फ्रूट को, किसी भी चीज को कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हमारा जो एमयू है वो डिक्रीज होता जाएगा। एमयू का मतलब क्या है, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड, यूटिलिटी जो उसकी वो कम होती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी जो मैंने आपको बताया था, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड होती है, सेटिस्फेक्शन हमारा कम होता जाएगा, ठीक है। दिस लॉ वाज फर्स्ट गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट एच गोसिन, ये जो लॉ है ये किसके द्वारा दिया गया था, जर्मन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया था फर्स्ट टाइम। उसका नाम क्या है, एच गोसिन है, ये आपको याद रखना है, इसका क्या नाम है, एच गोसिन है। इट इज ऑल्सो नोन एज गोसिन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को गोसिन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये उसका सेकंड नाम है, ये हम इसको उस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा, ये काफी सिंपल और लॉफुल है, काफी सिंपल है। आपको अब कंटिन्यूअसली किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हो, तो आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होता जाता है। इसका सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं हम वाटर का ग्लास, हम क्या देखते हैं, ग्लास ऑफ वाटर का देखते हैं। अगर हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो हम फर्स्ट जब ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे तो हमें वो सेटिस्फेक्शन, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा हमारी, क्योंकि वो प्यास बुझा देगा, वो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन अब जब सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, क्योंकि हमारी जो प्यास है वो थोड़ी सी खत्म हो गई। अब जो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर है वो उसको कम सेटिस्फेक्शन देगा थोड़ा सा। अगर हम थर्ड से ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं तो वो उससे भी कम सेटिस्फेक्शन देगा। तो ऐसे ही हमें दिमाग में रखना है इसका एग्जांपल, जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली जितनी भी मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, उससे हमारी जो यूटिलिटी डिराइव होती है वो क्या होती है, यूनिट्स डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसकी अजम्पशंस देख लेते हैं। इसके अजम्पशंस क्या है, अगर हमारा लो है तो इसके अजम्पशंस भी होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर। अजम्पशंस क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मैंने आपको बताया नंबर्स, हम इसको किसके अंदर मेजर करते हैं, यूटिलिटी को नंबर्स के अंदर मेजर करेंगे, ठीक है। सेकंड इज मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनेटरी क्या आ गई, मॉनेटरी क्या है, मनी। हम किसके टर्म के अंदर भी मेजर कर सकते हैं इसको, मनी के टर्म के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, मनी की टर्म के अंदर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, इसके अंदर क्या अजम्पशन है, मैंने आपको बताया कि रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक एप्पल खा रहे हो, अब आप रुक गए हो, एक एप्पल खाया और आपने रुक दिए, आप रुक गए, तो क्वांटिटी का ना कंजम्पशन जो है, क्वांटिटी, रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन होना चाहिए। कम से कम 3 से 4 एप्पल्स तो आपको खानी ही पड़ेगी। ये आपके अजम्पशंस है, ये आपके लॉ की अजम्पशंस है, ठीक है। तो तभी हमको क्या पता चलेगा, एमयू जब, तभी तो हमें पता चलेगा कि एमयू डिक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली खाते जा रहे हैं, रीजनेबल क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो डाउनवर्ड जा रहा है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन मींस हमें लगातार खाना है। अगर हम ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हैं तो हमें लगातार उसको पीना होगा, लगातार उसको पीना होगा, ठीक है, तभी हमारा जो एमयू है वो डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। एमयू को हमें हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही दिखाना है, क्योंकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो घटता जाता है। ये इसके अजम्पशंस है इकोनॉमिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट इज नो चेंज इन क्वालिटी।
क्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आप ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हो तो आप सेम ग्लास ऑफ वाटर पियोगे कंटिन्यूअसली। ऐसा नहीं कि आपने एक ग्लास ऑफ वाटर पिया और आप क्या आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो वो आप ग्लूकोन डी में डाल के पी रहे हो, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पी रहे हो तो आप रूअफ़ज़ा डाल के पी रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, एक ही क्वालिटी का वाटर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? जिसको रैशनल कंज्यूमर होता है जिसकी जो माइंड है उसका ओके होता है, मतलब जो गलत और सही के अंदर फर्क समझता है, जो गलत और सही के अंदर फर्क समझता है उसे हम रैशनल कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमिक के अंदर फिट हो जाता है, इकोनॉमिक के अंदर फिट होता है। अभी कोई भी रैशनल कंज्यूमर नहीं हो सकता। अपनी जो एक्चुअल इकोनॉमी होता है उसके अंदर कोई भी रैशनल कंज्यूमर नहीं होता है, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि परफेक्ट होना, किसी भी परफेक्ट कंज्यूमर है वो कि बिल्कुल की परफेक्ट कंज्यूमर है, उसको हर एक चीज की नॉलेज है, वो एक परफेक्ट कंज्यूमर है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं हो सकता, ये हमें बस अजम्पशंस लेके चलनी है। एमयू ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। एमयू ऑफ मनी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, एमयूएम बोलते हैं हम इसको। एमयूएम जो है ये कांस्टेंट रहेगा, जो मनी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी इस लॉ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस। जो हमारी इनकम होगी वो फिक्स रहेगी, ऐसा नहीं कि हमारी इनकम के अंदर चेंजेस आ रहे हैं बार बार। जो हमारी इनकम है वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। अगर हम 10,000 रुपीज मंथ कमा रहे हैं और हम 3 मंथ सेविंग कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो हमें 30,000 का अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदें तो वो हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, क्योंकि हम 3 मंथ से वेट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। इफ अगर आपकी इनकम एकदम से 1 लाख रुपए हो जाए, 1 लाख रुपीज हो जाए, तो आप उस 30,000 रुपीज के प्रोडक्ट को जब भी जाकर खरीद लोगे तो फिर वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। आपकी जो इनकम है वो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, और जो आपका प्राइसेस है प्रोडक्ट के वो भी फिक्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज मींस एक कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अपने मार्केट की, प्रोडक्ट के प्राइस की, उसकी इनकम की। परफेक्ट नॉलेज किसी भी टाइप से हो सकते हैं, वो परफेक्ट नॉलेज एक कंज्यूमर को होनी चाहिए। ये सारी अजम्पशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन है। अभी हम इसको देख लेते हैं। ये हमको यूनिट्स दे दी है टेबुलर फॉर्म के अंदर, 1 2 3 4 5 6 ये हमारी यूनिट्स है। टोटल यूटिलिटी दे दिया और मार्जिनल यूटिलिटी दे दी है। यूटिलिटी को हम किसके अंदर मेजर करते हैं? यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं, तो हमें ये यूटिल्स में दे दिया है, ठीक है। 20 36 46 50 50 और 50 और 44, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं 20 से हम 36 के ऊपर गए, ठीक है। 20 से हम 36 पर गए। जो इसकी एडिशनल यूनिट हमने कितनी कंज्यूम करी? इधर 16 एडिशनल यूनिट हमने कितनी कंज्यूम की? तो मार्जिनल यूटिलिटी आ गया हमारा 16, ठीक है। अब 36 से 46 के ऊपर गए तो हमारी एडिशनल यूनिट हुई 10, तो ठीक है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई। एडिशनल यूटिलिटी 50, फिर 46 से 50 गए तो 4 आ गया, 50 से 50 गए तो 0 आ गया। 0 क्या है इधर? ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को। जो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है, टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम पर है, ठीक है। एमयू तो 0 पर है, लेकिन जो हमारा टोटल यूटिलिटी वो हमारा 50 मींस मैक्सिमम पर है। तो इसको मैंने आपको बताया था, जो जब मैक्सिमम पर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ स्टेटिस्टिक भी बोलते हैं। 50 से 44 पर गया तो हमारा कितना डिफरेंस है? -6 का है, तो ये -6 क्या है? एडिशनल यूनिट हो गई है, ठीक है। अब इसको ग्राफ में देख लेते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ठीक है। अभी देखो A B C D E, ठीक है। ये यहाँ पर जो ये पॉइंट है 5, जहां पर ये 5th है, 5th का कैसा पॉइंट है? 5th हमारा जहां पर है वो हमारा 0 पर है। हमारा एमयू क्या है? 0 है। और 5th के नीचे जाते ही हमारा जो एमयू है वो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। वो हमारा क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। हम इसके अंदर देख लेते हैं। अभी जो हमारा एमयू है वो 20 से 16 जा रहा है, 10 से 4 गया, 16 से 10, 10 से 4 और 4 से 0 गया। ये मींस ये कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड है, कॉन्स्टेंटली घट रहा है। और 0 पर क्या हो रहा है? ये 0 हमारा पॉइंट दिखा दिया हमने 0, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो गया? हमारा पॉइंट -6 चला गया, मींस नेगेटिव हो गया। तो हमने इसके अंदर भी दिखा दिया नेगेटिव, ठीक है। ये दिखा दिया हमने नेगेटिव पॉइंट है ये हमारा, ठीक है। ऐसे आपको समझ लेना है। एमयू कर्व slopes downward indicating decreasing in satisfaction with each successive आइसक्रीम, ठीक है। हमें आइसक्रीम हम खाते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हम आइसक्रीम कॉन्स्टेंटली खाते जा रहे हैं। उससे जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन आ रहा है, वो क्या हो रहा है? कॉन्स्टेंटली घट रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज। और जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या दिखा रहा है? एडिशनल यूनिट दिखा रहा है, किसके? सेटिस्फेक्शन की। हमारा सेटिस्फेक्शन क्या है? कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो हमें इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कॉन्स्टेंटली
डिक्रीज हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। ये आपको ऐसे ही एज इट इज बना के आना है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको एज इट इज बना के आना है। हमारा एमयू जो है ऑलवेज क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ऑलवेज घटता रहता है। ये हमारी अजम्पशंस हैं, अजम्पशन के बेस पर अगर हम एमयू को देखें तो हमारा जो एमयू है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, हमने कंज्यूमर का तो पढ़ लिया कि कंज्यूमर कौन होता है, जो एंड यूजर होता है, कमोडिटी का जो एंड यूजर होता है, जो कंज्यूम करता है, बाय करता है किसी भी प्रोडक्ट को अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। इक्विलिब्रियम मींस क्या है, वो एक स्टेट है रेस्ट की जहां पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कंज्यूमर कोई भी चेंजेस नहीं कर रहा है। कंज्यूमर कैसे चेंजेस कर सकता है, अपनी उसकी कंज्यूमर की इनकम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो फुल है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन जो है वो फुल है, वो उससे ऊपर नहीं जा सकता है और उससे कम भी नहीं जा सकता, मींस कोई चेंज नहीं हो रहा है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही डज नॉट इंडीड टू चेंज हिज लेवल ऑफ कंजम्पशन। जो कंज्यूमर होता है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है, जब उसकी जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। व्हेन ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, वो जितनी कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है उससे उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है बाय स्पेंडिंग हिज इनकम, जो उससे जो अपने इनकम को स्पेंड कर रहा है, जितनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, जितनी कमोडिटी वो परचेज कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो हम उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द सिचुएशन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक सिचुएशन है when a consumer having maximum satisfaction, जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है विद लिमिटेड इनकम, उसकी लिमिटेड इनकम को स्पेंड करने से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, और उसकी कोई भी इच्छा नहीं है, कोई भी उसके माइंड में कुछ नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करने वाला। एक्सपेंडिचर मींस क्या होता है, खर्चे, अपने वो खर्चे को ना ही वो बढ़ाने वाला और ना ही वो घटाने वाला है, ठीक है। ये इसके अंदर तीन सिचुएशंस हो गई हैं, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है कंज्यूमर को उस पे, और अपनी लिमिटेड इनकम के ऊपर मिल रहा होता है, मींस वो लिमिटेड इनकम को स्पेंड कर रहा होता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, और उसका कोई भी टेंडेंसी नहीं है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं है कि वो अपने एक्सपेंडिचर को चेंज करे, अपने एक्सपेंडिचर को ना ही वो बढ़ाने वाला है और ना ही घटाने वाला है। होप आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हमें पता चल गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कौन होता है। अब इसको मेजर करने के लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए ग्राफिकली हमें दो केस होते हैं, हम दो केस का करते हैं। फर्स्ट केस होता है सिंगल कमोडिटी का अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और सेकंड केस होता है टू कमोडिटीज के अंदर, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। हम फर्स्ट वन इज सिंगल कमोडिटी पढ़ रहे हैं अभी, तो सिंगल कमोडिटी क्या है, अ कंज्यूमर परचेजेस अ सिंगल कमोडिटी, कंज्यूमर जो है वो एक ही कमोडिटी को परचेज करता है, विल बी इक्विलिब्रियम when he buys such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction। जो कंज्यूमर है वो एक कमोडिटी को परचेज कर रहा होता है, वो इतनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा होता है कि जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है उस कमोडिटी से, उस कमोडिटी की परचेज से, ठीक है, उस कमोडिटी की क्वांटिटी के परचेज से उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा होता है। ये सिंगल कमोडिटी का केस है। टू कमोडिटी का केस अभी आगे आएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ to be consumed to of the given commodity by consumer depend on two factor। अभी हमने पढ़ लिया सिंगल कमोडिटी के अंदर वो एक ही कमोडिटी का परचेज कर रहा है। अब इसके assumptions क्या है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, इसके दो फैक्टर्स को डिपेंड करते हैं, ये कंज्यूमर जो है दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी की कमोडिटी का प्राइस कितना है, और सेकंड इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मींस उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, वो जितनी कंज्यूम करता जा रहा है उससे उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये दो फैक्टर्स हैं इसके, ठीक है। दो फैक्टर्स क्या है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, प्राइस क्या है कमोडिटी का, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मींस उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ईच सक्सेसिव यूनिट से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी इक्विलिब्रियम कंडीशंस देख लेते हैं। कंज्यूमर इन सिंगल कमोडिटी विल बी एट द इक्विलिब्रियम व्हेन, कब वो इक्विलिब्रियम पर होगा, जब अगर सिंगल कमोडिटी के अंदर हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। ये क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है, MUX इज इक्वल टू में PX, ये एक सिचुएशन है, ये एक
सिचुएशन है जहां पर जो हमारा कंज्यूमर है सिंगल कमोडिटी का, वो इस समय पर इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, अभी MUX क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, मतलब एक्स क्या है, हमारी कमोडिटी है। ठीक है, एक्स क्या है, कमोडिटी है, और PX क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है, प्राइस ऑफ कमोडिटी है। अगर हमें बताना है कि हमारा सिंगल जो कमोडिटी का वो कंज्यूमर है, जो अगर हम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी देखते हैं, कंज्यूमर कब सेटिस्फेक्शन, कब उसको इक्विलिब्रियम पर होगा, कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा, तो आपको डायरेक्ट सभी बता देना है कि व्हेन MUX इज इक्वल टू में PX, व्हेन MUX इज इक्वल टू में PX। ठीक है, अब इसके केसेस देख लेते हैं। MUX के अब ये केस दिखा दें कि हमारा जो इक्विलिब्रियम पर होगा तो कब होगा, इस सिचुएशन पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर होगा। अब इसको हम देख लेते हैं कि अगर हमारा MUX जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी की हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो अगर ज्यादा है, हमारा MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर हमारा प्राइस कम है और हमारा सेटिस्फेक्शन ज्यादा, मींस किसी कमोडिटी का प्राइस तो 10 है लेकिन हमारा जो MUX है, हमारा जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो हमें कितना मिल रहा है, हमें 20 मिल रहा है। अगर हमें प्राइस तो हम 10 पे कर रहे हैं लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन 20 का मिल रहा है, तो हमारा कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम पर आएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आने के लिए दोनों साइड 10-10 होना चाहिए, हमारा सेटिस्फेक्शन भी 10 होना चाहिए और हमारा प्राइस भी 10 होना चाहिए। तो क्या होगा, कंज्यूमर गोज ऑन बाइंग, कंज्यूमर क्या होगा, खरीदने ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाएगा। अभी हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर कोई भी प्रोडक्ट की का जो प्राइस अगर वो कम होता है तो हम ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, 10 है, तो हमें क्या करेंगे, इसको ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, 10 से हम खरीदने, और हमें सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, 20 का मिल रहा है। अगर हम प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदने लग जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या है, गिरने लग जाएगा। तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या है, गिरने लग जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर 10 और 10 आ जाए, क्योंकि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो गिरने लग गया है। इसके अंदर क्या है, हमारा जो सेटिस्फेक्शन ज्यादा है लेकिन अगर वो कंज्यूमर बाय करने लग जाएगा, कंज्यूम करने लग जाएगा उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा, क्यों कंज्यूम करेगा, क्योंकि उसका प्राइस क्या है, उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, कम है, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसका सेटिस्फेक्शन कम होने लग जाएगा बिकॉज ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो 10 और 10 पर आ जाएंगे, मींस हमारा क्या होगा, क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, फिर से MUX इज इक्वल टू में PX हो जाएगा। तो हमारा कंज्यूमर जो है वो फिर से इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ये इकोनॉमिक्स के अंदर हमें ध्यान रखना कि जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर ही आके रुकेगा, इक्विलिब्रियम पर ही आके रुकेगा। ये इस सिचुएशन पर ज्यादा ज्यादा स्टैंड नहीं हो सकता है, इस सिचुएशन पर ही इक्विलिब्रियम लास्ट में आके रुकेगा। नेक्स्ट इज व्हेन MUX इज लेस देन PX। ठीक है, हमें सेटिस्फेक्शन तो 10 का मिल रहा है और प्राइस क्या है, प्राइस ज्यादा है, 20 का प्राइस है और हमें सेटिस्फेक्शन 10 ही का मिल रहा है। ठीक है, हमारा क्या सिचुएशन है, MUX इज लेस देन प्राइस X। ठीक है, लेकिन हमें सिचुएशन कौन सी लेके आनी है, MUX इज इक्वल टू में प्राइस X, हमें इस सिचुएशन पर लेके आना है कंज्यूमर को, ताकि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाए। ठीक है, कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम एज ही विल हैव टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी X। वो क्या कर देगा, कमोडिटी का कंजम्पशन कम कर देगा। क्यों कंजम्पशन कम कर देगा, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा हो गया है, क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा हो गया तो कंज्यूमर क्या कर देगा, उसका कंजम्पशन कम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कम करना स्टार्ट कर देगा, तो जो उसका सेटिस्फेक्शन क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। अगर वो किसी कंजम्पशन को कम यूज, किसी कमोडिटी का कम कंज्यूम कर रहा है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि हमें अगर हम कंजम्पशन ज्यादा करते हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या गिरने लग जाता है, लेकिन अगर हम कंजम्पशन कम कर दे किसी भी कमोडिटी का तो हमारा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ने लग जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों 2020 के ऊपर सेटल हो जाएंगे, 2020 के ऊपर क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो हमारी फिर से क्या सिचुएशन आ जाएगी, MUX इज इक्वल टू में PX, मींस हमारा जो सेटिस्फेक्शन होगा, जो हमारा कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा जहां पर उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी एक ग्राफिकल देख लेते हैं, इसके ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, हमें यूनिट्स दे दी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसका प्राइस दे दिया, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस जो है कांस्टेंट रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। हमने ऊपर भी पढ़ा था, DMU में पढ़ा था कि हमारा जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा और जो हमारी जो इनकम है वो भी फिक्स्ड रहेगी। तो ये क्या है,
10 10 10, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी अभी हमने देख लिया, कितनी दे दी इन्होंने, 20 16 10 4 0 -6, ठीक है, ये दे दिए क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। एमयू क्या आती है, मैंने आपको बता दिया, एमयू हमेशा डिक्रीज होती रहती है। लेकिन अभी हम इसके अंदर हमें डिफरेंस बताना है प्राइस का और एमयू का, मार्जिनल यूटिलिटी का। तो फिर हम इसको डिफरेंस बताएंगे, तो फिर हम कैसे, हम एमयू को जो मार्जिनल यूटिलिटी है हमें प्राइस के अकॉर्डिंग ही सेटल करना पड़ेगा। तो हम जो एमयू को है, हम यूटिल्स जो हम, क्योंकि एमयू को हम यूटिल्स के अंदर मेजर करते हैं, 20 दिया गया हमें यूटिल्स के अंदर दिया गया, लेकिन हमें दोनों को प्राइस के ऊपर डिफरेंस बिटवीन, अगर हमें डिफरेंस निकालना है एमयू का और प्राइस के बीच का, तो हमें दोनों को प्राइस की टर्म में ही मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले यूटिल्स को किसके अंदर चेंज कर देते हैं, मनी की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी को हम क्या मान लेते हैं, एमयू 1 यूटिल्स इज इक्वल टू में 1 रुपए हमने मान लिया है। हमने क्या मान लिया, 1 यूटिल्स इज इक्वल टू में 1 रुपीज। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अगर हम 800 रुपए के कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम उसको कैसे उसके मनी के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं कि हमें कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ है, 800 ही यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ। 800 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा तो हमें यूटिल्स, कितने यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ, 800 यूटिल्स का। तो इसे ही 20 का अगर हम करें तो 20 को डिवाइड कर देंगे हम 1 से, क्योंकि हमें यूटिल्स को मनी की फॉर्म के अंदर लेके आना, रुपए की फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो 20 आ जाएगा, 16 को डिवाइड करते हैं 1 के अंदर तो 16 आ जाएगा, 10 को 1 के अंदर करना है तो 10 4 1 10, 0 से डिवाइड कर देंगे 1 से तो 0, -6 को कर देंगे तो -6 आ जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस देखिए, अभी दो सिचुएशंस हैं, हमने दिखाया था, 2-3 सिचुएशन हम इसके अंदर डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। MUX इज ग्रेटर देन PS, जब हमारा MUX जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जब हमारी ज्यादा है प्राइस से, जब हमारी MU क्या है, ज्यादा है प्राइस से, तो हम देख लेंगे तो हमारा क्या है, ये घटता जा रहा है। अगर हमारा प्राइस क्या है, प्राइस हमारा MU क्या है, ज्यादा है प्राइस से, तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अगर ये सिचुएशन आती है ग्रेटर देन प्राइस एक्स, तो हमारा क्या करेंगे, हम इक्वल पे आने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है वो हमारा कम होता जाए, हम उसका कंजम्पशन जो है बढ़ा देंगे, हम जो उसका कंजम्पशन है वो क्या कर देंगे, प्राइस के अकॉर्डिंग कम कर देंगे, ठीक है। हम उसका कंजम्पशन जो है तो वो सेटिस्फेक्शन हमारा क्या होगा, गिरने लग जाएगा। तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या गिर रहा है, 10 6 0, तो ये गिर गया। अब हमारा जीरो क्या है, जीरो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, जीरो क्या आ गया, हमारा इक्विलिब्रियम आ गया। MUX इज इक्वल टू PX, वेयर क्या है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन है हमारे प्राइस के इक्वल है, तो हमारा क्या है, कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन इज MUX इज लेस देन प्राइस X। अगर हमारा MUX जो है वो क्या है, कम है प्राइस से, अगर हमारा MUX जो है वो कम है प्राइस से, हमारा सेटिस्फेक्शन तो कम है और हमारा प्राइस ज्यादा है, हम पे ज्यादा कर रहे हैं और हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, तो सो कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमर क्या कर देगा, कंज्यूमर क्या कर देगा, कंजम्पशन कम कर देगा, अपना कंज्यूमर जो है कंजम्पशन कम कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा बढ़ने लग जाएगा, तो -6 से 10 हो गया है, इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो हमारा जो है ये क्या है, जो हमारा MU है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों इक्वल में आ जाएंगे। तो देखिए इसमें देख रहे हैं हम, ये 6 10 16 मींस ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या है, सो कंज्यूमर विल बी इंक्रीज द कंजम्पशन, क्या कर देगा, कंजम्पशन बढ़ा देगा। कंजम्पशन क्यों बढ़ा देगा, क्योंकि हमारा जो प्राइस है वो तो कम है, और हमारा जो मार्जिन सेटिस्फेक्शन जो हमें ज्यादा मिल रहा है, तो प्राइस कम है, तो कंज्यूमर क्या बढ़ाता जाएगा, कंजम्पशन ज्यादा करता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका सेटिस्फेक्शन जो है वो गिरता जाएगा। तो हमारा MU क्या हो रहा है, यहाँ पर गिर रहा है, गिरता जा रहा है, ठीक है, हम देख रहे हैं गिरता जा रहा है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कैसे दिखाया गया है, हमने इसके अंदर देखा कि जो हमारा प्राइस है, ये हमारा जो प्राइस है ये कांस्टेंट है। हमारा प्राइस कैसा है, कांस्टेंट है। अगर हमारा प्राइस कांस्टेंट है तो हम ग्राफिक के रिप्रेजेंटेशन के अंदर कैसे दिखाएंगे, इसको कांस्टेंट दिखाएंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट है, प्राइस क्या है हमारा कांस्टेंट, हमने कांस्टेंट दिखा दिया। हमारा MU क्या है, हमारा MU कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग होता जा रहा है, हमारा MU क्या है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो MUX क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव पर है, और ये यहाँ पर जो है हमारे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर प्राइस और हमारा सेल्फ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल है। ये हमने सिचुएशन पढ़ी, कौन सी सिचुएशन, मिडिल वाली जो सिचुएशन हमने पढ़ी इधर, इस सिचुएशन में क्या है कि हमारा जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है, कब है,
जब एम यू एक्स इज इक्वल टू में पी एक्स है, जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाता है तो हमारा कंज्यूमर क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर सेटल हो जाता है, इक्विलिब्रियम पर सेटल हो जाता है। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये कौन सी सिचुएशन है, इस पॉइंट से ऊपर कौन सी सिचुएशन है, इस पॉइंट से ऊपर सिचुएशन है हमारी जो मार्जिनल जो एमयू है, एमयू एक्स है, वो क्या है, लेस है प्राइस से, क्या है, प्राइस से। ठीक है, प्राइस से लेस। और ये जो सिचुएशन नीचे कौन सी सिचुएशन है, हमारे नीचे सिचुएशन है हमारा जो एम यू एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन है पी एक्स से, प्राइस से बड़ा हुआ है। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अभी है टू कमोडिटी का केस हम देख लेते हैं। टू कमोडिटी का हमने सिंगल कमोडिटी का भी कवर किया है, तो उसके अंदर कौन सा लॉ लग रहा था, हमारा लॉ लग रहा था लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन हम सेकंड कमोडिटी, अगर हम इन केस ऑफ टू कमोडिटी की बात करें तो हमारा कितने के कौन सा लॉ लगेगा, हमारा लॉ लगेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमारा कौन सा लॉ लगेगा, हमारा लॉ लगेगा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को किस नाम से जानते हैं और किस किस नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और गॉसियंस सेकंड लॉ। जो हमारा फर्स्ट लॉ डीएमयू था वो क्या था, एच एच कोसेन फर्स्ट लॉ था। अब ये क्या है, हमारा सेकंड लॉ है उसका। ठीक है, तो इसके लॉ जो इन केस ऑफ टू कमोडिटी के अंदर कौन सा हमारा लॉ लगने वाला है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से भी, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के नाम से भी और गॉसियंस सेकंड लॉ के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अभी हम देख लेते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब टू कमोडिटी के बेस पर, टू कमोडिटी है इसमें, तो टू कमोडिटी के अंदर इन केस ऑफ टू कमोडिटी हमारा कंज्यूमर कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आएगा, अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन ratio of mu of two commodity and their respective prices are equal and mu falls as a consumption increases। इसके अंदर बताया कि हमारा जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को जब मिलेगा किसमें, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज के अंदर, इन रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस, जब उसका प्राइस इक्वल हो जाएगा, दोनों कमोडिटी का प्राइस जो है इक्वल हो जाएगा, रेशियो जो उनकी दोनों की रेशियो है एमयू ऑफ टू कमोडिटी, जो मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियो है दो कमोडिटीज की, इक्वल हो जाएगी रेशियो प्राइस के। और वहां पर जो है एमयू फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस, जो एमयू हमारा होगा वो कंस्टेंटली फॉल हो रहा होगा जब वो कंजम्पशन जो है हमारा इंक्रीज हो रहा होगा। इसको हम ग्राफिकली समझ में आएंगे, आप इसको एज इट इज रीड कर लीजिएगा एक बार और। ठीक है, देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस टू अटेन, क्या है, दो नेसेसरी कंडीशंस है जो हमें अटेन करनी पड़ेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू केस ऑफ कमोडिटी। अगर हमें टू केस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है इन केस ऑफ टू कमोडिटीज के अंदर, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। जो रेशियो होगी मार्जिनल यूटिलिटी, जो प्राइस जो मार्जिनल यूटिलिटी की रेशियो होगी और जो प्राइस की रेशियो होगी वो क्या होगी, इक्वल, बोथ गुड्स की क्या होगी, सेम होगी, रेशियो क्या होगी, सेम होगी, दोनों एक ही, दोनों की रेशियो जो है वो सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, एम यू, इसका क्या है, ये सिचुएशंस है हमारी, ये सिचुएशंस हमारी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एम यू एक्स इज इक्वल टू में पी एक्स होता है। तो ये इसके टू कमोडिटीज के अंदर हमारी क्या क्या होती है, सिचुएशन क्या होती है, सिचुएशन देख लेते हैं। सिचुएशन होती है हमारी एम यू एक्स बाय में पी वाई इज इक्वल टू में एम यू वाई बाय में पी एक्स। ठीक है, और इजिकल टू में एम यू एम भी होता है। एम यू एम मीन्स MUM क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। MUM क्या होता है, मनी होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है। इसको हम हटा देते हैं, हम इसके ऊपर फोकस करते हैं अभी, क्योंकि ये इजिकल टू में दोनों के बराबर है, तो इसका हटाने के बाद हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको देखते हैं, MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X बाय में प्राइस ऑफ कमोडिटी Y इजिकल टू में MUY मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y बाय में प्राइस ऑफ कमोडिटी X। अगर हमारी ये सिचुएशन आती है तो हमारा कंज्यूमर क्या होता है, ऑन इक्विलिब्रियम पर होता है, हमारा कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर होता है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट है। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें क्या है, कांस्टेंट मानी है, तो कांस्टेंट माने तो वो तो फिक्स ही रहेगी, तो इसलिए मैंने इसके अंदर से वो उसको हटा दिया है। ठीक है, देयरफॉर MUX बाय में PX, ये दिखा दिया मैंने, MUX बाय में PX। इसको हम PX इधर भी लिख सकते हैं और PY इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसी चेंजेस हम कर सकते हैं। हम ये क्रॉस में लिख दिया मैंने अभी। ठीक है,
और MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीजेस है। MU क्या होगा, MU फॉल्स होना चाहिए। ये एक सिचुएशन है कि ये तो हमें पता चल गया कि कंज्यूमर कि इस केस के अंदर जो कंज्यूमर है हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पर होगा। लेकिन कब होगा, ये तो सिचुएशन तो आ जाएगी, लेकिन हमारी एक और सिचुएशन है जो हमारा कंजम्पशन है। कंजम्पशन क्या है, जब इंक्रीज होता रहेगा MU जो है मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती जानी चाहिए, फॉल्स होनी रहनी चाहिए। ये एक केस है, ये एक सिचुएशन है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसको इसके अंदर, ठीक है। जो हमारा MU कमोडिटी X है 2014 12 7 5, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y दे दिया 16 12 8 5 3, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये दे दिया इसके अंदर। अभी हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है कौन कौन सी कमोडिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन कौन सी किस यूनिट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं दो कॉम्बिनेशन हमारे मैच कर रहे हैं 12 12 5 5, मींस मैंने आपको ऊपर बताया था कि दोनों की रेशियो एक ही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, जो MU X है इक्वल टू में MU Y होना चाहिए, जो MU X है इक्वल टू में Y होना चाहिए। कहां पर इक्वल हो रहा है, 12 और 12 के ऊपर। तो दो हमारे दो सिचुएशन आ गई हैं कि इधर तो यूनिट 3 के ऊपर, यूनिट 3X के ऊपर, और यूनिट 3X और क्या आ रहा है यूनिट 2Y के ऊपर, यूनिट 2Y के ऊपर हमारा इक्विलिब्रियम बन रहा है। और रेदर किसके ऊपर बन रहा है, हमारा यूनिट 5 के ऊपर बन रहा है, यूनिट 5X के ऊपर बन रहा है, और यूनिट 4 के ऊपर बन रहा है, यूनिट 4Y के ऊपर बन रहा है। ये आपको समझ में आ गया। मैंने 5 और 4 कहां से उठाया, 5 और 4 इधर से उठाया, 5 और 4 यूनिट ये क्या है 5X के ऊपर आ रहा है। एक तो हमारा 5X ये हो गया, X क्या है 5X आ गया हमारा 5, ठीक है इधर, और ये आ रहा है एक 4 के ऊपर आ रहा है हमारा 5, तो 4Y लिख दिया है मैंने, ऐसे ही लिख दिया हमने 3X और 2Y, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं किसके ऊपर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड कर रहा है, आ रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसा, हमने सिचुएशन पढ़ी थी कि जो हमारा MU है वो फॉल्स होना चाहिए, हमारा कंजम्पशन बढ़ता रहेगा तो हमारा MU क्या है, फॉल्स होता रहेगा। तो हम देख लेते हैं इसके अंदर हमारा MU कैसा हो रहा है, गिर रहा है। इधर 12 के बाद में हमारा जो MU है फॉल्स होता दिख रहा है हमें, 12 7 5, हाँ हमें दिख रहा है, तो ये ठीक है। अब इसके MU Y के अंदर दिख रहा है हमें 12 8 5 3, तो ये भी हमारे यहाँ पे फॉल हो रहा है। तो ये क्या है, ये फिट बैठ रहा है हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के उसके अंदर, केस के अंदर फिट बैठ रहा है, टू कमोडिटी के केस के अंदर। लेकिन ये जो सिचुएशन ये फिट बैठ रही है, ये देख लेते हैं हम। 5 के बाद में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, 5 के बाद में हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन हमारे जो केस है वो क्या बोलता है, assumptions क्या है कि MU जो है वो फॉल्स होते रहना चाहिए। जब हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है तो हमारा MU क्या है, फॉल्स होता रहना चाहिए, तो हमें फॉल्स दिखना चाहिए। तो हमारा फॉल्स दिख रहा है, हमें आगे इंफॉर्मेशन ही गिवन है, तो हम इस सिचुएशन को नहीं लेने वाले हैं, हम इस सिचुएशन को लेने वाले हैं। किस सिचुएशन को, 3X और 2Y के सिचुएशन को हम लेने वाले हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं, हम ग्राफिकली देख लेते हैं। ग्राफिकली क्या है, अभी दे गए इसके अंदर क्या दिया, यूनिट ऑफ कमोडिटी X दी गई है, यूनिट ऑफ कमोडिटी X दी गई है, यूनिट ऑफ कमोडिटी इस तरफ है और यूनिट ऑफ कमोडिटी क्या है, इस तरफ है, ऐसे। यूनिट ऑफ कमोडिटी तो ऐसे है और यूनिट ऑफ कमोडिटी X क्या है, ऐसे। जो लेफ्ट से राइट जा रही है वो यूनिट ऑफ कमोडिटी X, और राइट से लेफ्ट जो जा रही है वो यूनिट ऑफ कमोडिटी Y है, ठीक है। और ऐसे हम दोनों तरफ लिख दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इस तरफ ले लिया है, y एक्सिस पर क्या ले लिया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X ले लिया है, और y1 एक्सिस पर ले लिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y1, ठीक है, y1 ले लिया, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा जो 5 है यहाँ पर क्या है, 0 है। 5 किस पर जा रहा है, 4 पर हो रहा है, ठीक है। जो 4 है हमारा वो क्या पर जा रहा है, 8 पर हो रहा है, ये ऐसे होना चाहिए था, 8 पर हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो थर्ड कहां पर जा रहा है, यहाँ पर 12 पर मैच कर रहा है, और जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो किस पर मैच कर रहा है, वो हमारा मैच कर रहा है 16 पर कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमें देख लेना है, वो हमारा किस पर मैच कर रहा है, 16 पर मैच कर रहा है। अभी हम देख लेते हैं जो हमारा ये है, जो हमारा ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X है, X कैसे 0 से 4 मैच कर रहा है, 0 टू यहाँ पर कर रहा है 1, 0 टू 8 कर रहा है, यहाँ पर 8 पर आएगा, ये 8 पर आएगा। तो फिर ये हमारा जो सेकंड है ये किस पर मैच कर रहा है, जो हमारा, हाँ ये सॉरी दिस वन इज लाइक दिस, जो हमारा ये क्या है 1 जो है हमारा मैच कर रहा है यहाँ पर, और जो हमारा 2 जो है वो हमारा मैच कर रहा है 8 पर, जो हमारा 3 जो है वो हमारा मैच कर रहा है किस पर, 12 पर मैच कर रहा है, ठीक है। जो हमारा क्या है 12 पर मैच कर रहा है,
ठीक है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो हमारा ये पॉइंट जो है, ये हमारा जो हमारा ये बीच का मिडिल पॉइंट जो है, ये हमारा मैच हुआ है। जो हमारा ये बीच का मिडिल पॉइंट है, जो हमारा ई है, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जो हमारा MUX और MUY है, वो क्या हो रहा है, हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ, ये इसके कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मैं इसको एक बार और करके दिखा देता हूँ आपको। इसको कैसे करेंगे, देख लीजिए। जो हमारा यूनिट ऑफ एक्स, यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y1 है, वो कैसे होगा, इधर 5 से 4 पर होगा, 4 से 8 पर होगा, 3 से 12 पर होगा, और 2 से कैसे होगा, 2 से होगा 16 पर होगा, और 1 से कितना होगा, 1 से होगा हमारा 20 पर होगा। ठीक है, अब ऐसे ही देख लेते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x को देख लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कैसे हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x कैसा ग्राफ जा रहा है, 1 से जा रहा है इस पर, किस पर, 1 से जा रहा है 8 पर, 1 से जा रहा है 8 पर, और 2 से जा रहा है 16 पर, 12 पर सॉरी, और 3 से जा रहा है 20 पर। हमें ऐसे ही देख लेना है, और इस पे 4 से जा रहा है 24, ये जा रहा है 16 पर। ये थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गलत बनी हुई है इसके अंदर, आप उसके बुक के अंदर देखोगे तो आपका एक्चुअली में मैच हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में मैच हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ये दो पॉइंट कहां पर मैच कर रहे हैं। दो पॉइंट मैच कर रहे हैं ई पर, जो इंटरसेक्ट कहां पर हो रहा है, ई पर हो रहा है। तो ये ई पॉइंट क्या है, ई पॉइंट हमारा जो है, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये हमारा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, यहाँ पर हमारा सिचुएशन क्रिएट हो रही है MUX बाय में PY इज इक्वल टू में MUY बाय में PX। ठीक है, PX, ठीक है, इज इक्वल टू में MU हम लेते नहीं है, क्योंकि हमारे जो मनी है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर हमारी जो ये सिचुएशन है ये फुलफिल हो रही है, तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज के अंदर वाला भी हमारे क्लियर हो, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अब ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, हमने अभी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को कवर अप किया है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को तो हमने पढ़ लिया। अब सेकंड हमारी क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। A real elaboration of indifference curve was made by J.R. Hicks and R.G.D. Allen, popularly known as Hicks and Allen। जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑफ अप्रोच है, जो जिसको हम इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, उसको किसने मेड किया, J.R. हिक्स ने एंड R.G.D. एलन ने कराया, जो पॉपुलरली किस नाम से भी जानी जाती है, हिक्स एंड एलन नाम से भी जानी जाती है। इसको आप नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा। इन 1934 दे रोट एन आर्टिकल, अ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू प्रेजेंट द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इन 1934 के अंदर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू, उसका नाम था उस आर्टिकल का प्रेजेंटेशन द इंडिफरेंस कर्व, जिसके अंदर उन्होंने प्रेजेंट किया था इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस को। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज they were the opinion that utility is the psychological phenomena and it is the next to impossible to measure the utility in absolute term, इनके अंदर, इसके अंदर इन्होंने बताया था, इन्होंने एक्चुअली में जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसको क्या किया था, उसकी तौहीन की थी, उसको ऐसे बोला था गया था कि हम एक्चुअल में हम नंबर्स के अंदर जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम बता ही नहीं सकते हैं। इन्होंने एक सेकंड मेथड दिया था कि हम इसको कैसे बता सकते हैं। ये इसके अंदर देखते हैं कि उन्होंने बताया था कि हम एब्सोल्यूट टर्म के अंदर उसको मेजर कर नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। उन्होंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग क्या था, अ कंज्यूमर कैन रैंक वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इन्होंने एक रैंकिंग सिस्टम दिया था, इनके अकॉर्डिंग एक रैंकिंग सिस्टम बेस्ट वे है यूटिलिटी को मेजर करने का। रैंकिंग सिस्टम कैसा है कि हम ये रैंक करते हैं किसी भी कमोडिटी को, कि ये कमोडिटी ज्यादा है, हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, और ये कमोडिटी हमें कम सेटिस्फेक्शन दे रही है। इन्होंने रैंकिंग सिस्टम बताया था कि हम यूटिलिटी को रैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसको हम कैसे यूटिलिटी है
एक्सप्रेस, जिनको हम रैंक के अंदर ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल अप्रोच इज द कंसिडर्ड टू बी मोर रियलिस्टिक। जो ओरिजिनल अप्रोच है वो किसकी कंसिडर की जाती है? मोर रियलिस्टिक अप्रोच है, मोर रियलिस्टिक अप्रोच है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो कैसी कंसिडर की जानी चाहिए कि जो वो ज्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि जो कार्डिनल है उसके अंदर हम नंबर्स के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को मेजर करते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग था जो हमें रैंकिंग के अकॉर्डिंग उसको मेजर करना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? कंसिडर ज्यादा रियलिस्टिक क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच है। एंड इंप्रूव्ड एज आ कंपेयर्ड टू द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। मैंने आपको बताया कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है उसके कंपैरिजन में जो हमारी ऑर्डिनल अप्रोच है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, ये ज्यादा अच्छी है, ज्यादा रियलिस्टिक है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें दो गुड्स के बीच का पॉसिबल कॉम्बिनेशन शो करता है, जो हमें दो गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो शो करता है। और जहां पर जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूमर होता है वो क्या होता है? इंडिफरेंट होता है। इंडिफरेंट क्या होता है? मींस हम दो गुड्स ले लेते हैं, फर्स्ट वन इज एप्पल और फिर बनाना। अब इन दोनों के बीच में जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व वो शो करता है। ठीक है, अब जो इंडिफरेंट कंज्यूमर होता है वो कौन होता है? वो होता है कि कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी को ले ले, एप्पल ले ले या फिर बनाना ले ले, उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा दोनों कमोडिटी से। ठीक है, अब इसकी ये भी पढ़ लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। जो इंडिफरेंस कर्व है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ टू गुड्स के बीच का कॉम्बिनेशन शो करता है इंडिफरेंस कर्व, अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। इंडिफरेंट मैंने बता दिया कैसे कि उसको कोई भी प्रोडक्ट, अगर वो कोई भी कमोडिटी उठा लेता है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। अगर वो एप्पल लेता है तो उसको जितना सेटिस्फेक्शन एप्पल में मिलेगा उतना ही सेटिस्फेक्शन बनाना में भी मिलने वाला है। एन इंडिफरेंट कर्व is also known as equal satisfaction curve और iso utility curve। जो इंडिफरेंस कर्व है वो उसको क्या क्या नाम से भी जाना जाता है? इक्वल सेटिस्फेक्शन कर्व के नाम से भी जाना जाता है और आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इसका स्केड्यूल देख लेते हैं। स्केड्यूल में क्या है? हमें कॉम्बिनेशन दे दिया है एप्पल और बनाना का। ठीक है, ये उसकी यूनिट्स है पी क्यू आर एस टी दे दिया है और यहाँ पे एप्पल दे दिया 1 2 3 4 5 15, बनाने दिया 15 10 6 3 1। ठीक है, अब हमारा जो कंज्यूमर है, इनडिफरेंट जो कंज्यूमर है वो क्या है? अगर वो एप्पल ए लेता है, अगर वो एप्पल 1 एप्पल का लेता है और बनाना की 15 लेता है, 15 बनाना का लेता है, और यहाँ पर एस के ऊपर क्या लेता है? अगर वो 4 एप्पल लेता है और 3 बनाना लेता है, ये कॉम्बिनेशन। अब इंडिफरेंट जो कंज्यूमर है अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन उठाएगा, अगर वो पी कॉम्बिनेशन उठाएगा या फिर एस कॉम्बिनेशन उठाएगा, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। कंज्यूमर नहीं देखेगा कि उसको मेरे को फर्स्ट ये वाला उठाना है या फिर सेकंड ये वाला उठाना है, उसको दोनों में ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब इसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया है। हमने जो अभी इसके निकाला था, ये हमने जो इसके बंडल्स निकाले, ये इसका बंडल है, बंडल बना दिया हमने। अब इन बंडल को इसके अंदर दिखाया गया है। हमें पी क्यू आर एस और टी, हमने देखा कि पी जो यूनिट है उसके ऊपर क्या है? 1 एप्पल एक है और 15 बनाना है, और क्यू के ऊपर क्या है? 2 एप्पल है और 10 बनाना है, और आर के ऊपर क्या है? 3 एप्पल है और 6 बनाना है। ऐसे एस के ऊपर क्या है? 4 एप्पल है और 3 बनाना है, और टी के ऊपर 5 एप्पल और 1 बनाना है। अब जो इनडिफरेंट कंज्यूमर होता है उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। क्या? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। हर एक जो बंडल है, अगर वो कोई भी बंडल उठाएगा उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। ये इंडिफरेंस कर्व क्या करता है? शो करता है। इंडिफरेंस कर्व क्या करता है? दो गुड्स के डिफरेंट पॉसिबल जो वो है उसके डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उसको शो करता है, जहां पर जो कंज्यूमर है वो इंडिफरेंट होता है। इसके अंदर शो किए गए एप्पल और बनाना, ये क्या है? ये दो डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एप्पल और बनाना का हमने शो कर दिया है। ऐसे ही आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, आपको ऐसे ही सेम एग्जैक्ट बनाना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज मोनोटोनिक प्रेफरेंस और इंडिफरेंस मैप। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है? जो कंज्यूमर होता है
वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी लेना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी लेना चाहता है। उसको जो सेटिस्फेक्शन है, सेटिस्फेक्शन तो सेम मिलने वाला हर एक बंडल पर, वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेना चाहता है। इसके अंदर इंडिफरेंस करके अंदर बताया गया कि जो मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, जो रैशनल कंज्यूमर है, वो हमेशा प्रेफर करता है मोर और मोर कमोडिटी, जो उसको ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी लेनी अच्छी लगती है। अब हम देख लेते हैं, जैसे इसके अंदर बताया गया है कि जो एक हमारा जो ये कॉम्बिनेशन है, कौन से वाला, जो हमारा ए कॉम्बिनेशन है, जो हमारा ये ए कॉम्बिनेशन है और जो हमारा ये पी बी कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही हमारा ये सी कॉम्बिनेशन हम ले लेते हैं, ऐसे हमारा सी कॉम्बिनेशन। अब जो ए है, अगर हम ए बंडल उठाते हैं, अगर हम ए कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए और आर का कॉम्बिनेशन, तो हमको कितना मिलने वाला है, कितनी यूनिट्स मिलने वाली है, हमको इतनी यूनिट्स मिलने वाली है। लेकिन अगर हम बी लेते हैं तो बी में हमारे कितने कॉम्बिनेशन, कितनी यूनिट्स मिलने वाली है, हमको ये सारी मिलने वाली है, ये सारी मिलने वाली है, ठीक है। और अगर हम सी लेते हैं तो हमको कितनी मिलने वाली है, हमको सी में ये सारी मिलने वाली है, ये पूरी सारी मिलने वाली है। तो हमारा जो रैशनल कंज्यूमर है वो कौन सी कमोडिटी लेना चाहता है, सी लेना चाहता है। कौन सी यूनिट्स लेना चाहता है, सी कमोडिटी, सी बंडल लेना चाहता है, जिसमें इसको ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी मिले, ज्यादा से ज्यादा कमोडिटी मिले और उसको हायर से हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इंडिफरेंस मैप होता है फैमिली। अब हमने इसके अंदर तीनों, हमने इसके अंदर 3 इंडिफरेंस कर्व को शो किया है, हमने इसके अंदर 3 इंडिफरेंस कर्व को शो किया है। तो ये क्या है, ये एक इंडिफरेंस मैप है, ये एक इंडिफरेंस मैप, इसके अंदर फैमिली को शो किया गया है, ठीक है। इंडिफरेंस मैप रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व दैट रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रेफरेंस ओवर द ऑल बंडल ऑफ टू गुड्स, दैट प्रेफरेंस ओवर द बंडल ऑफ टू गुड्स, ठीक है। समझा, ये तीनों को अगर हम शो करते हैं एक ही डायग्राम के अंदर, अगर हम 3 आईसी कर्व को शो करते हैं, 3 से ज्यादा शो करते हैं, 4, 5, 6 जितने भी इंडिफरेंस कर्व को शो करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। इसको हम फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MRS refers to the rate at which the commodity can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remain the same। जो marginal rate of substitution होता है वो क्या होता है, sacrifice by में gain is equal to में MRSXY। ये हमारे क्या होता है, एक्स वाई क्या है, ये हमारी कमोडिटी है, 2 कमोडिटी, क्योंकि हम इंडिफरेंस कर्व के अंदर 2 कमोडिटीज को शो करते हैं। तो क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, इज इक्वल टू में सैक्रिफाइस बाय में गेन है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एट विच द कमोडिटी कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, जहां पर जो कमोडिटी है वो सब्स्टिट्यूट की जा सके ईच अदर बाय ईच अदर विद ईच अदर, दोनों के साथ में, सो दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स। जहां अभी मैंने बताया कि उसके 2 कमोडिटीज ली गई हैं, अगर कोई सा बंडल अगर कंज्यूमर उठाता है तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, अगर उसको सब्स्टिट्यूट भी कर देता है तो उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। MRS AB इज इक्वल टू माय यूनिट्स विलिंग टू सैक्रिफाइस बाय माय यूनिट्स विलिंग टू गेन। MRS मेजर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस को, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, मेजर करता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को मेजर करता है, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा MRS है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग होना चाहिए, हमारा जो MRS है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा MRS कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग होगा तो हमारा कैसा स्लोप बनेगा, इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनेगा। तो इस स्लोप को क्या बोलते हैं हम, इस कर्व को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्स बोलते हैं, कन्वेक्स, ठीक है। इस कर्व को हम बोलते हैं कन्वेक्स। हमें ध्यान रखना कि जो हमारा MRS है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो ऑलवेज डिक्रीजिंग हो, जिससे कि हमारे जो स्लोप है, जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है, कर्व कैसा है, कन्वेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज assumptions ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसके अब इंडिफरेंस कर्व के assumptions देख लेते हैं। assumptions क्या क्या है, 2 commodities, नो सेटिस्टी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और रैशनल कंज्यूमर। 2 कमोडिटीज क्या है, हमने देखा कि हमें इसके अंदर 2 कमोडिटीज के पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है। इंडिफरेंस कर्व क्या है, 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करता है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर 2 कमोडिटीज होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। नो स्टेटिस्टी। अब स्टेटिस्टिक क्या होता है, जहां पर कंज्यूमर जो है मैक्सिमम होता है, जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है, लेकिन इसके अंदर तो स्टेटिस्टिक का कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो दोनों ही कमोडिटी को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गिवन करने वाले, जो इंडिफरेंस करके हमने पढ़ा कि दोनों ही कमोडिटी सारे बंडल
इन डिफरेंस कर्व के अंदर सारे ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं कंज्यूमर को, सो नो स्टैटिस्टिक। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी हमने बता दिया कि हम इसके अंदर ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर ही इसको मेजर करने वाले हैं। ठीक है, हम इसके अंदर कार्डिनल यूटिलिटी का इसके अंदर मेजर नहीं कर सकते। ऑर्डिनल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया था, हम रैंकिंग बेस के अंदर इसको मेजर करने वाले हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जहां पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो है डिक्रीजिंग होता रहे, डिक्रीजिंग होता रहे। मैंने अभी आपको ऊपर बताया है जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो ऐसा होगा, सैक्रिफाइस बाय में गेन होगा। इसके अंदर हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का के अजम्पशंस लेके चलेंगे। रैशनल कंज्यूमर हमने बता दिया था, रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, जिसके अंदर सूझबूझ हो, जिसके अंदर जो अपनी अच्छा और बुरा जानता हो, जिसको लिखना पढ़ना आता हो। ठीक है, वो क्या होता है, रैशनल कंज्यूमर होता है। ठीक है, ये भी अजम्पशंस है। प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कन्वेक्स टू ओरिजिन। अभी मैंने बताया जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऑलवेज कन्वेक्स होगा, जो क्या होगा, ऑलवेज कन्वेक्स होगा ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन क्या है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और ये क्या है, कन्वेक्स है, ये क्या है, कन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये ऑलवेज कन्वेक्स होगा। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप कैसा है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ये क्या है, डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड कैसे होता है, अपवर्ड होता है ऐसा, अपवर्ड होता है ऐसा, और डाउनवर्ड कैसे होता है ऐसा, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अगर हम एक आईसी कर्व इसके ऊपर बना देते हैं, फर्स्ट है ये, अब इसी के ऊपर सेकंड बना देते हैं, और इसी के ऊपर बना देते हैं हम थर्ड, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन कौन देगा, आईसी थर्ड जो है वो हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, जो हमको क्या है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अब हायर सेटिस्फेक्शन कैसे देगा हम इसके अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट है आईसी, ये दिस एंड दिस। ठीक है, आईसी 1, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस 2 और इंडिफरेंस 3। अब ये पॉइंट्स मैंने ले लिए हैं इसके ऊपर। ठीक है, पॉइंट्स ले लिए हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट होगा दिस, तो इसके ऊपर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इतने यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। लेकिन हमें जो सेकंड आईसी करो उसके ऊपर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, हमको मिलने वाला है दिस, ये सारा। ठीक है, और हमारा थर्ड जो इंडिफरेंस करो उसके ऊपर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, दिस। तो हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन, तो हायर द सेटिस्फेक्शन। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम नेक्स्ट पर बजट लाइन। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which can be purchased with given income and prices। बजट लाइन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें शो करती है दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो दो गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन को शो करती है ग्राफिकली, जो कि परचेज किए जा सकते हैं बाय गिवन इनकम, जो हमें गिवन इनकम है उसके द्वारा हमें परचेज किए जा सकते हैं, सच डेट the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। जो इनके दोनों के कॉम्बिनेशंस की कॉस्ट है वो किसके इक्वल होगी, मनी इनकम के ही इक्वल होगी, कंज्यूमर के मनी इनकम के इक्वल होगी। हम डायग्राम देख लेते हैं इसका। जैसे हम लेते हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर हमें इसको ग्राफ बना दिया। ये क्या है, हमारी बजट लाइन है। ये क्या है, इधर ले लेते हैं हम गुड एक्स और इधर ले लेते हैं हम गुड वाई। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि उसके 5 कॉम्बिनेशन। हमारी जो मंथली इनकम कितनी है, हमारी मंथली इनकम मान लेते हैं, हमारी मंथली इनकम 120 रुपीज है, 120 रुपीज है। अब हम 5 कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं जिनको हम दिखाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन हमने ले लिए हैं, 1 2 3 4 और 5 कॉम्बिनेशंस ले लिए हैं। अभी हम देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा 5 ऑफ y एंड 1 ऑफ x, 5 ऑफ y और 1 ऑफ x। इधर क्या आएगा 4 ऑफ y एंड 2 ऑफ x। तो इधर क्या आएगा 3 ऑफ y और 3 ऑफ x। इधर क्या आएगा 2 ऑफ y 4 ऑफ x। अब इधर क्या आएगा 1 ऑफ y और 5 ऑफ x। ठीक है, अब इनके देख लेते हैं कि मंथली इनकम, जैसे
हमने कितने करी, इस जो गुड वाई है हमारा कितने रुपए का है, 20 रुपीज का हम मान के चलते हैं। गुड वाई क्या है हमारा 20 रुपीज का, और ऐसे ही गुड एक्स कितने का हमारा 20 रुपीज का। तो फिर अभी हम निकाल लेंगे कि हमें कैसे कितने, जैसे हमने देखा 5 मल्टीप्लाई में 20 इज इक्वल टू में कितना हो गया 100, और ऐसे निकाल लेंगे 1 मल्टीप्लाई में 20 तो कितना आ गया 20। तो हमारी मंथली इनकम क्या कितना हो गया 120 रुपीज के प्रोडक्ट हो गया। तो हमने कितने स्पेंड कर दिए 120 रुपीज स्पेंड कर दिया, हमारी मंथली इनकम फुल्ली स्पेंड हो गई है। यही बजट लाइन शो करती है, ठीक है। बजट लाइन क्या शो करती है, हमारी मंथली इनकम को शो करती है, जहां से हम तो जो दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन गुड हैं उसको खरीद सकते हैं, ठीक है, बाय गिविंग इनकम, अपनी इनकम को स्पेंड कर कर, ठीक है। ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं 5 और 1। तो फिर देख लिया हमने 5 प्रोडक्ट 5 कॉमोडिटी तो हमने खरीदे गुड वाई की, एक कमोडिटी कितने रुपीज के 20 रुपीज की, तो कितना आ गया 100 रुपीज यहाँ पे स्पेंड कर दिए। और जो 1 है ये हमने एक्स की कितनी कमोडिटी खरीदी है 1, तो उसको क्या करते हैं 20 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 20, तो हमारे 120 रुपीज खत्म हो गए हैं, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई में 20 देखेंगे तो कितना आ गया है 80, और इधर देख लेते हैं अभी हमने कितने गिरा 220 तो कितना आ गया इधर 40, ठीक है। तो फिर कितने हो गए 120 रुपीज हो गए। ऐसे ही हमारे सेकंड कॉम्बिनेशन के ऊपर भी 120 रुपीज खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं अटेनेबल क्या होता है। अगर हमें सेविंग्स करनी है तो हमें सेविंग्स करनी है तो हमारा इसके ऊपर तो कोई सेविंग नहीं होगी क्योंकि हमारी मंथली सारी इनकम जा रही है। अगर हमें सेविंग करनी है तो हमें एक डिफरेंट दिखाना पड़ेगा, तो हमने दिखा दिया यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई में अगर हम 20 करेंगे तो कितना आ गया 40, और ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई में 20 करेंगे तो आगे 40, तो टोटल कितना होगा 80 आ गया। तो 80 तो है, लेकिन हमारी मंथली इनकम कितनी है 120 है, तो फिर हमारे जो बाकी बचे कितने पैसे हैं वो हमारे सेव हो गए हैं, ठीक है। ये हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे हम अटेनेबल कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। जो हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन अगर हमें शो करना है बजट लाइन के ऊपर तो कैसे करेंगे, हम उसको बाहर बना देंगे। तो फिर दिस अगर हम इसको ऐसे बना देंगे तो 5 जो है 5 मल्टीप्लाई में 20 कर देंगे, और कितना है 5 मल्टीप्लाई में 20 कर देंगे, और कितना है 33 मल्टीप्लाई में 20 कर देंगे। अगर हम 3 मल्टीप्लाई में 20 कर देंगे तो कितना आएगा 100 आ गया इस साइड में, और कितना आएगा 60 आएगा, तो कितना आएगा 160 होगा। तो फिर हमारी जो मंथली इनकम कितनी है 120 है, तो फिर हम अगर 126 करेंगे तो हमारी सेविंग्स नहीं हो पाएंगी, ये हमारा एक्सपेंडिचर, ये हमें ज्यादा पैसे कॉस्ट आ रही है। तो फिर ये क्या हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये हमारा यहाँ पर जो था वो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन था, और ये तो अटेनेबल होते ही है, ठीक है। होप आपको बजट लाइन समझ में आ गई होगी। अब बजट लाइन इज ऑल्सो नोन एज, बजट लाइन जो है वो कैसे शो किस नाम से और जाने जाते हैं, बजट लाइन जाने जाते हैं प्राइस लाइन से, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन से, प्राइस इनकम लाइन से, और बजट क्या है कांस्टेंट लाइन, बजट कांस्टेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज बजट सेट। अब बजट सेट क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, बजट सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can afford given his income and prices। अब बजट सेट क्या है, बजट सेट मैंने आपको बता दिया, जो हमने यहाँ पर ये 5/1 लिखा था, तो ये क्या है, ये हमारा बजट सेट है, ये हमारा क्या है बजट सेट है, ठीक है। बजट सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, टू गुड्स का क्या है कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड, जो कंज्यूमर जो है अफोर्ड कर सकता है, गिविंग हिज इनकम, उसकी इनकम को देकर, ठीक है, और उसका प्राइस भी अफोर्ड कर सकता है इन द मार्केट, मार्केट के अंदर। कंज्यूमर बंडल इज द क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो बजट सेट और कंज्यूमर बंडल होता है ये दोनों सेम ही मतलब होता है, इनका सेम ही मतलब होता है, ठीक है। कंज्यूमर बंडल इज द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की क्या है क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है, विच कैन बी परचेज बाय कंज्यूमर फ्रॉम गिविंग हिज इनकम, जो कि इनकम को स्पेंड कर कर कंज्यूमर खरीद सकता है, ठीक है, वो क्या है हमारा कंज्यूमर बंडल है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ बजट लाइन। अब हम बजट लाइन की डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे होगी। अभी हमने देख लिया कि एप्पल जो है 4 रुपीज का है, एप्पल क्या है 4 रुपीज का, जो बनाना है वो हमारा क्या है 2 रुपीज ईच है, 2 रुपीज ईच है। जो हमारी इनकम है वो कितनी है 20 है, हमारी जो इनकम है 20। हमें अगर हमें अपनी इनकम निकालनी है, अगर हमें हमारी इनकम निकालनी है, जो मनी स्पेंड होता है वो क्या है इनकम के बराबर है। अगर हमें इनकम निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम देख लें। अगर हम 5 एप्पल खरीद रहे हैं, अगर हम 5 एप्पल खरीद रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 रुपीज से। हमें कितने रुपीज की खरीदी, हमने 4 रुपीज की खरीदी, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 20। और अगर हम 2 कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारा कितना आ गया 20, ठीक है। ऐसे ही हम देख लेंगे, ठीक है।
20 प्लस 0 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में 20। हाँ, तो फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉरी, ये गलत हो है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो इधर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो फिर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू में हमारी कितनी आ गई है, 20 आ गई। हमारी क्या आ गई है, इनकम कितनी आ गई है, 20 आ गई है। ऐसे ही हम इसमें निकाल देंगे। अगर 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो कितना आ गई हमारे 20। जो हमारे सारे कॉम्बिनेशन हैं, सारे कॉम्बिनेशन हैं वो किस हमारे इनकम के अंदर आते हैं। हम इतने स्पेंड करके हम इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, हम इन एप्पल को खरीद सकते हैं, हम इतने बनाना, इतने कॉम्बिनेशन को खरीद सकते हैं। हमारे बजट लाइन यही शो करती है, ठीक है। अभी देख लेते हैं 3 है, तो 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे 4 मल्टीप्लाई में 2 इज इक्वल टू में आ जाएगा 20। अभी 2 को करेंगे ऐसे ही, 2 मल्टीप्लाई में 4 कर दे क्योंकि इसका प्राइस 4 है, और 6 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे क्योंकि जो बनाना का प्राइस है वो 2 है, तो 6 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे तो ऐसे ही आ जाएगा 20। इनको प्लस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे और प्लस में कर देंगे 8 मल्टीप्लाई में 2, तो आएगा 20। फिर आगे 0 मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे और 10 मल्टीप्लाई में 2 कर देंगे तो फिर से आ जाएगा 20। जो हमारी इनकम है वो 20 ही आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बजट लाइन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये है हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ये है हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और ये तो हमारे अटेनेबल ही होते हैं, ये तो हमारे अटेनेबल ही होते हैं, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको, यहाँ पर जो है ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा अटेनेबल है, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, मैंने आपको ऊपर भी बताया था ये हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन क्यों है, क्योंकि हमारी जो मंथली इनकम है वो इतनी नहीं है कि ये इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हम अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी मंथली इनकम जो है वो इतनी नहीं है। और जो डी दिया गया है, इसके बीच में डी दिया गया, ये क्या है, ये हमारी अटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम इससे ज्यादा कमाते हैं, इससे हमारी इनकम जो है इससे ज्यादा है, ठीक है। हम इसको अटेन कर सकते हैं और सेविंग कर सकते हैं, हमें क्या कर सकते हैं, मनी सेविंग कर सकते हैं। और जो यहाँ पे जो है नो सेविंग, इधर कोई सेविंग नहीं होते, इधर कोई सेविंग नहीं होते, ये हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बजट लाइन हमने शो कर दिया, बजट लाइन ऐसे बनती है। हम बजट लाइन क्या है, 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है, 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड है, बनाना एप्पल के पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने इसके अंदर शो कर दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज बजट लाइन की अलजेब्रा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बजट लाइन की जो क्या है अलजेब्रा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। हमने जो ऊपर देखा था वो कैसे देखा था, ग्राफिकली देखा था, कुछ नहीं है। देख लेते हैं इसके अंदर कैसी होती है। अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, ये अलजेब्रा के अंदर क्या है। अलजेब्रा के अंदर जो है इसका देखते हैं, अलजेब्रा के अंदर क्या है, m इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई में क्यू ए प्लस पी बी मल्टीप्लाई में क्यू बी, ठीक है। ये पी ए क्या है और क्यू ए क्या है और पी बी क्या है और क्यू बी क्या है। पी ए है प्राइस ऑफ पी ए मल्टीप्लाई में, ये क्या है, पी ए मल्टीप्लाई में क्यू ए, पी ए मल्टीप्लाई में क्यू ए, पी ए मल्टीप्लाई में क्यू ए। हम इसको कैसे लिख लेते हैं, पी क्यू ए मल्टीप्लाई में पी ए, ऐसे ही लिख देंगे, क्यू पी मल्टीप्लाई में पी बी इज इक्वल टू में कितना आ गया, 20 आ गया। यही हमारा नीचे दिया गया। हमारे क्यू क्या है, ये तो हमारी क्वांटिटी है, 5 क्या है हमारी क्वांटिटी, और 4 क्या है हमारा प्राइस ऑफ ए का है, ठीक है। और ऐसे ही हमारी क्वांटिटी कितनी है, बी की 0 है इधर, और हमारा प्राइस कितना है, 2 है, तो ठीक है। तो फिर ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू में 20 आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ अलजेब्रा, हम इसको ऐसे ही दिखा देते हैं। इसको कैसे दिखा देंगे, अलजेब्रा में दिखा देंगे इसको हम m इज इक्वल टू में पी ए मल्टीप्लाई में क्यू ए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखा देंगे, ठीक है। ऊपर हमने जो ग्राफिकली देखा था वैसा ही है, ठीक है। आगे होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। m क्या है, मनी इनकम, m का क्या मतलब है, मनी इनकम है। क्यू ए क्या है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल, और क्यू बी क्या है, क्वांटिटी ऑफ बनाना। पी ए क्या है, प्राइस ऑफ ईच बनाना, और पी बी क्या है, प्राइस ऑफ ईच बनाना, ठीक है। पी ए क्या है, प्राइस ऑफ ईच एप्पल, और पी बी क्या है, प्राइस ऑफ ईच बनाना है, ठीक है। अब बजट लाइन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बजट लाइन की क्या है, प्रॉपर्टीज देख ले, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो बजट लाइन क्या है, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, हमने देख लिया बजट लाइन क्या होती है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन आएगा इधर। बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन क्या है, बजट लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसे है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। शिफ्ट इन, अब यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। शिफ्ट इन बजट लाइन, शिफ्ट इन बजट लाइन कैसे है, अभी देख लीजिए।
इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, अगर हमारी कंज्यूमर की जो इनकम है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी, अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बजट लाइन क्या होगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे जो कंज्यूमर की जो इनकम है वो बढ़ गई है, तो फिर वो क्या करेगा, वो डिफरेंट गुड्स ऑफ जो जो उसका ज्यादा स्पेंड करेगा, वो प्रोडक्ट खरीदने में ज्यादा कमोडिटी खरीदेगा तो वो ज्यादा स्पेंड करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, बजट लाइन क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर उसकी जो उसकी इनकम है वो कम हो जाती है, अगर उसकी इनकम जो कम हो जाती है तो क्या हो जाएगा, बजट लाइन क्या शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से देखिए कि एप्पल का जो प्राइस है वो 10 रुपीज है, 10 रुपीज है, और वो फिर क्या है, उसकी जो इनकम है, जो कंज्यूमर की इनकम है वो हमारी है 100 रुपीज है। ठीक है, 100 रुपीज है, और ऐसे ही हमारी क्या फिर 100, अगर वो 100 रुपीज उसकी इनकम है और वो 10 रुपीज का एप्पल खरीद रहा है, ठीक है, और जो उसकी इनकम है एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है, ये तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन है, 100 और 10 रुपीज का एप्पल खरीदा, अगर वो उसकी इनकम 120 हो जाती है और 10 रुपीज का एप्पल है, तो फिर वो क्या करेगा, वो ज्यादा एप्पल खरीदेगा, क्या करेगा, 120 के एप्पल खरीदा, पहले वो 100 के एप्पल खरीद रहा था, तो फिर अब क्या करेगा, 120 के एप्पल खरीदेगा, तो क्या करेगा, उसकी जो बजट लाइन है वो बढ़ जाएगी। अगर उसकी जो इनकम है वो 50 हो जाए तो, और एप्पल का जो प्राइस है वो 10 ही रहे, तो उसको कितने आएंगे, उसको कितने आएंगे, तो 500 एप्पल कितना खरीद सकता है, ये 500 एप्पल खरीद सकता है। ठीक है, ऐसे ही तो फिर उसका क्या होगा, उसकी जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब उसकी बजट लाइन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो 5 एप्पल खरीद सकता था, इधर 5 एप्पल खरीद सकता था, और इसमें क्या करे, 10 एप्पल खरीद सकता था। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, चेंज के अंदर अगर प्राइस में चेंज आएगा तो कैसे क्या इफेक्ट होगा, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, अगर एक्स एक्सिस के जो है एप्पल ए है, एप्पल की जो है प्राइस चेंज हो जाते हैं, अगर एप्पल की प्राइस चेंज होते हैं, अगर एप्पल के प्राइस बढ़ जाते हैं, अगर एप्पल के प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, जो है बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम ए बी टू ए वन बी ड्यू टू डिक्रीज इन एप्पल ऑफ डिक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल। अगर प्राइस जो है घट जाते हैं, अगर प्राइस जो है घट जाते हैं तो क्या होगा, जो ए बी है, हमारा ए बी कैसा है, ये ए बी है, वो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ए वन पर, क्या कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ए वन बी पर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर एप्पल के प्राइस कम हो गए हैं तो हमारे जो जो कंज्यूमर की जो इनकम है उसी में वो ज्यादा एप्पल खरीद सकता है, तो क्या हो जाएगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड बजट लाइन जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर एप्पल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो तो क्या होगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, बजट लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो कम एप्पल खरीद पाएगा, अपनी इनकम के अंदर कम एप्पल खरीद पाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज चेंज इन, अच्छा ये चेंज इन प्राइस ऑफ वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस मींस बनाना की अगर प्राइसेस बढ़ जाते हैं, अगर बनाना के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगी, बनाना के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्यों, अगर बनाना के प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि उसकी इनकम के अंदर अब वो बनाना कम खरीद पाएगा, क्योंकि बनाना के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो वो क्वांटिटी जो है बनाना की वो कम खरीद पाएगा, तो इसलिए लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। ठीक है, अगर उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं तो क्या होगी, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी बजट लाइन। बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके बनाना के जो प्राइसेस हैं वो घट गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को भी देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी है, उसका क्या है, सेकंड नेम है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑर्डिनल यूटिलिटी के और क्या क्या नाम है, उनमें से एक नाम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी है। अभी हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऊपर जो पढ़ के आए थे वो किसके थे, वो हमारे थे कार्डिनल यूटिलिटी के, वो हमारे किसके थे, कार्डिनल यूटिलिटी के, जो हमने सिंगल कमोडिटी केस पढ़ा था और हमने 2 कमोडिटी केस पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वो हमारे थे कार्डिनल यूटिलिटी के। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर, जब हमारी ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो जाएंगी, जब हमारी ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो जाएंगी तब हमारा कंज्यूमर जो है वो अपने इक्विलिब्रियम पर होगा। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू में पी एक्स बाय में पी वाई, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। ठीक है, इसके अंदर जो x दिया गया है और जो y दिया गया है, x का क्या मतलब है, हमने x को पहले क्यों लगाया, हमने y को पहले क्यों लगाया, x को हमने पहले लगाया क्योंकि जो x कमोडिटी है वो क्या कर रही है, गेन कर रही है, और जो y कमोडिटी है वो क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही होती है। ठीक है, सेक्रीफाइस कर रही होती है। ठीक है, अब एमआरएस का क्या मतलब, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और पी एक्स और बायो में पी वाई का क्या मतलब, हमारा जो प्राइस होता है, जो हम बजट लाइन जो हम दिखा रहे हैं उसका बजट लाइन का क्या नाम है, दूसरा क्या नाम है, प्राइस एक्स बाय में पी वाई को भी हम
बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। इसका बजट लाइन का सेकंड नेम पी एक्स बाय में पी वाई भी होता है। अब हमारी सेकंड सिचुएशन क्या है, एम आर एस कंटिन्यूसली फॉल्स, ठीक है। जो हमारा एम आर एस है वो कंटिन्यूसली फॉल्स होना चाहिए। अगर हमारी ये फर्स्ट सिचुएशन हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं, जब हमारा एम आर एस जो एक्स वाई है इजिकल टू पी एक्स बाय में पी वाई हो जाता है, तो हमारी सेकंड सिचुएशन जो है वो भी फुलफिल होना चाहिए, तभी हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर आएगा। जो हमारा एम आर एस है वो कंटिन्यूसली फॉल्स होना चाहिए। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या लिखा गया है, जो बी से लेके जो ए तक दिखाई गई ये हमारी क्या है, बजट लाइन दिखाई है। ये क्या दिखाई है, हमारी बजट लाइन। और इसके ऊपर हमने क्या दिखाए हैं, इंडिफरेंस कर्व दिखाया, जो हमने अभी पढ़ा है इंडिफरेंस कर्व। तो हमने इंडिफरेंस कर्व दिखाई है। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व 1 है, जो आईसी 1 है, ये क्या है, इन आईसी जो 1 है, ये यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर नहीं है। हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर कहां पर है, आईसी 2 पोजीशन पर, आईसी 2 पर, जहां पर ये ई पॉइंट आया हुआ है, यहाँ पर हमारा जो कंज्यूमर है ये इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, क्यों इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी बजट लाइन से हिट कर रही है, जो हमारी बजट लाइन से हिट कर रही है। मतलब हमारा जो बजट है वो हमारा जो प्राइस है कमोडिटी का, जो पी एक्स बाय में पी वाई है, वो भी हिट कर रहा है, और जो हमारी आईसी है इंडिफरेंस कर्व है वो भी वहां पर हिट कर रही है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो कमोडिटी एक्स है, यहाँ पर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स भी लिखते हैं, और यहाँ पर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई भी लिखते हैं। जो हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई है वो क्या है, एन पर है, ये कहां पर जा रहा है, ई पर हिट कर रहा है। और जो कमोडिटी एक्स का प्राइस वो कहां पर कर रहा है, एम से लेके ई तक हिट कर रहा है। तो ये यहाँ पर ई पॉइंट है जहां पर हमारे दोनों के प्राइस हिट कर रहे हैं, और हमारा जो आईसी कर्व है वो भी हमारा हिट कर रहा है। जो एम आर एक्स एक्स वाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सेकेंडली बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ आईसी कर्व। अगर हम इसको डिफरेंट वे में लिखना चाहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम डिफरेंट वे में अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू में क्या होगा, इज इक्वल टू में बजट लाइन भी हो सकता है, और बजट लाइन भी हम लिख सकते हैं, बजट लाइन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं प्राइस लाइन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बजट लाइन को प्राइस लाइन भी लिख सकते हैं, प्राइस लाइन। ठीक है, अब ये होपफुली आपको समझ में आ गया। जो हमारा आईसी 3 है, ये तो अटेनेबल ही नहीं है, ये क्या है, ये अटेनेबल ही नहीं है, ये अनअटेनेबल है। तो फिर हम इसको, हमने डायग्राम के अंदर 3 लाइंस क्यों शो करके दिखाई है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो हमारा कंज्यूमर है वो कहां पर इक्विलिब्रियम पर है। तो इसीलिए आपको दिखाना पड़ेगा 3 लाइंस को ड्रॉ करके। तो 3 लाइंस को ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि ये जो हमारे आईसी 1 है, यहाँ पर भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। क्या है, फुल्ली सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो ये दो, अब अगर आप बोलो कि ये भी तो बजट लाइन पर हिट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट बजट लाइन पर हिट कर रहे हैं, नहीं, हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे। जहां पर हमारा एम आर एस एक्स वाई रेशियो और रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ पी एक्स बाय में पी वाई जहां पर हमारा हिट करेगा, वहीं पर हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा वो क्रिएट होगा। हम इंडिफरेंस कर्व 1 को हम नहीं देखते, हम नहीं मानते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को नहीं मानते। ठीक है, ई पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अभी इसका। अगर हमें पता चल गया है कि एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू में पी एक्स बाय में पी वाई जो होता है, ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। अब इसके 2 केसेस हो सकते हैं कि या फिर तो हमारा एम आर एस है जो वो क्या है, ग्रेटर हो सकता है, और या फिर हमारा जो एम आर एस है वो क्या हो सकता है, वो लेस हो सकता है पी एक्स बाय में पी वाई से। ठीक है, अगर ये दोनों केस आ गए तो हम इसको कैसे देखेंगे, देख लेते हैं। इफ एम आर एस एक्स वाई इज ग्रेटर देन पी एक्स बाय में पी वाई, अगर हमारा जो एम आर एस है, जो एक्स और वाई कमोडिटी का जो एम आर एस है, और वो ग्रेटर है किससे, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बाय में प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई से, इट मीन्स दैट टू ऑब्टेन 1 मोर यूनिट ऑफ एक्स, जो हमारी एक्स कमोडिटी है उसकी 1 मोर यूनिट को गेन करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, जो कंज्यूमर है वो क्या है, सेक्रीफाइस करता है मोर यूनिट ऑफ वाई। वो विलिंग है, कंज्यूमर जो है विलिंग है सेक्रीफाइस करने के लिए मोर यूनिट ऑफ वाई एज कंपेयर टू व्हाट इट रिक्वायर्स इन मार्केट, जो कि क्या है, मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है। जब हम एक्स के मोर एंड मोर ऑब्टेन करेंगे, मोर एंड मोर कंज्यूम करेंगे, और वाई को सेक्रीफाइस करते जाएंगे, वाई को
सेक्रीफाइस करते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो हमारा MRS है वो क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्या है, डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एज हम मोर और मोर सेक्रीफाइस करते जाएंगे एक्स के लिए तो हमारा जो MRS है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और हमारा एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारा MRS किसके इक्वल होगा, PX बाय में PY के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, PX बाय में PY के इक्वल हो जाएगा, मींस हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा। एज आ रिजल्ट जो देखते हैं, एज आ रिजल्ट MRS फॉल्स, जो रिजल्ट में क्या आएगा, जो MRS है वो फॉल्स होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कंटिन्यू टू फॉल टिल इट बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस एंड द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। जो जब तक घटता जाएगा, जब तक घटता जाएगा, जब तक हमारा जो प्राइस के इक्वल ना आ जाए और जो हमारा कंज्यूमर वो इक्विलिब्रियम अटेन ना कर ले, इक्विलिब्रियम अटेन ना कर सके, कर ले। ठीक है, तो जब तक एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक हमारा जो MRS है वो फॉल होता जाएगा, गिरता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, नेक्स्ट सिचुएशन इज वो उसकी कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगी। जब हमारा MRS जो है XY इज लेस देन है किससे, PX बाय में PY से अगर लेस देन है तो क्या होगा, हमारा जो इसके अंदर देख ले, इट मींस दैट टू ऑब्टेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ X इट कंज्यूम इज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेस ऑफ Y। जब हमारा कंज्यूमर है जो X को गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, जो Y का क्या है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, लेस और लेस सैक्रिफाइस करता जा रहा है, तो क्या होगा, हमारा जो MRS है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा जो MRS है क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने ऊपर देखा कि जो हमारा MRS है, जब हमारा Y की क्या करें, सेक्रीफाइस कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हमारा जो MRS है वो क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर क्या है, हम Y का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, हम कम से कम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो हमारा क्या होगा, MRS जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये इंक्रीज होगा तो हमारी एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जहां पर MRS इज इक्वल टू में PX बाय में PY हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ये फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी जहां पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा। ठीक है, एज अ कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट, जो कि मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट है। इट इंड्यूस द कंज्यूमर टू बाय लेस ऑफ X एंड मोर ऑफ Y। जो कंज्यूमर को है क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर देगी कि X की कमोडिटी को लेस बाय करने के लिए और Y की कमोडिटी को मोर बाय करने के लिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट, रिजल्ट क्या आएगा, MRS राइजेस, MRS जो है वो बढ़ता जाएगा जब तक बिकम इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइस, जब तक वो PX बाय में PY के इक्वल ना हो जाए और जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक MRS हमारा बढ़ता जाएगा तब तक हमारी जो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पर ना पहुंच पाए, जब पहुंच जाए जब तक हमारा जो MRS है वो इंक्रीज होता जाएगा। होप आपको ये सारे टॉपिक्स आज क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।